हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोगों का क्लास नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्लास 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 5 तक हम लोग इसको कर चुके हैं और आज हम लोग 6 क्लास करने वाले हैं। तो चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा क्या, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। और दूसरा होगा हमारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। और तीसरा होगा लघु समूह शिक्षण की विधियाँ। और चौथा होगा आपका संगोष्ठी, जिसको बोलते हैं सेमिनार। और पैनल चर्चा और परियोजना प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, तो ये इस क्लास 6 में हम लोग इतनी टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, लेक्चर एंड डिमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी। ठीक ना। अब लोक प्रदर्शन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेशन। वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि की जाती है, लेकिन मगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। किसमें, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि में। ठीक है, आगे हमारा है ये इसी नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट एवं अन्य सामग्री सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन को क्या करता है, इसमें प्रस्तुत करता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा कि प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्र से प्रश्न भी पूछता रहता है और जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है, अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे हमारा है समूह शिक्षण पद्धति, टीम टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण होता है। परिवर्तनात्मक का मतलब ये हो गया कि जैसे बड़ा समूह है, ठीक ना, पढ़ाने के लिए उसमें क्या होता है, ये बहुत ही लाभकारी होता है। अगला क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। जैसे मैं कह दूं, आजकल जैसे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में ये होता है कि डबल टीचर पढ़ाते हैं। जैसे हो सकता है कोई जैसे स्पेसिफिक जो वर्ड पावर जानता हो तो वैसे टीचर को अलग वो समझाने के लिए अलग होता है, और जो लिटरेचर पढ़ाने वाला अलग होता है। कुछ इस तरह से टीचरों को आजकल रखा जाने लगा है। जिससे इससे क्या होगा कि पहले टीचर से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंबाइंड होती हैं, जो क्या करता है, छात्र टीचर से किसी भी एक या दोनों टीचर में से किसी से भी पूछ सकता है। जिसमें क्या होता है, जिसकी बातें उसको समझ में आती है उसको वो समझता है। तो इसलिए दो दो टीचर की योजना, इसको बोलते हैं समूह शिक्षण पद्धति। ठीक ना। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक टीचरों को इसमें रखा जाता है और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी उनकी जो नहीं समझ में आता है बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, उसको दो टीचर मिलकर के समझाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समूह शिक्षण। इसमें और आगे क्या है, जैसे दो या तीन शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, और एक शिक्षण प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है। ठीक ना, वो क्या करता है, प्रकरण के विषय में व्याख्यान करता है और सैद्धांतिक बातें करता है। ठीक ना, पहला टीचर। दूसरा क्या करता है, व्यवहारिक पक्ष से बात करता है। व्यवहारिक का मतलब जो उसको व्यवहार में उतारता है, ठीक ना, जीवन से जोड़ता है, उसके उससे संबंधित वो बात करेगा। ठीक है, और तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। ठीक ना, जो समसामयिक पहलू होते हैं उन पर वो बात करता है। ठीक है, तो तीन शिक्षक ऐसे टीचिंग करते हैं। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा, इसमें ही विभिन्न रूप कहे जाते हैं। इसके जो विभिन्न रूप हैं वो ये सारे हैं। ठीक ना, कौन कौन से, विचार गोष्ठी और परिसंवाद और पैनल चर्चा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग समूह शिक्षण के कुछ लाभ हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। तो इस विधि में छात्रों द्वारा सबसे अच्छे संकाय को साझा किया जाता है, यानी जितने भी अच्छे संकाय होते हैं उनको साझा किया जाता है। ठीक है, और अगला क्या है, इसमें कई शिक्षण तकनीकी और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक नहीं कई होते हैं। इसके द्वारा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और अगला क्या है, समूह शिक्षण की सीमाएं। इसमें क्या है कि चलिए इसकी सीमाएं थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य होता है। यानी किसी भी विशेष चीज में, ठीक ना, जो टीचर क्या हो, बिल्कुल ही दक्ष हो, तो उसको ढूंढना बड़ा ही क्या हो जाता है, इसमें कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट आपने देखा कि दो या तीन शिक्षक एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, और यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए नहीं उपयोगी नहीं होती है। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आप हर विषय के लिए, जैसे इस विधि में समय निर्धारित और योजना बनाने के लिए
ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जितनी भी योजनाएं बनती हैं उनमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है और ये हर विषय के लिए नहीं होती। ठीक है, आप अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसमें 2 या 3 टीचर नहीं रख सकते। ठीक है, या हो सकता है कोई एक अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें क्या एक ही टीचर की आवश्यकता होती है, तो आप 2 टीचर नहीं रख सकते, उसमें सिंगल टीचर ही कार्यरत होता है या शिक्षण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक छात्र अध्यापक के लिए प्रशिक्षण का प्रारूप है जिसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को निम्न उपायों द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये है ना कि कभी आप माइक्रो टीचिंग को आप देखते हैं, जब बीएड या बीटीसी होता है तो उसमें माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या नाम है, छात्र अध्यापक जो होते हैं, यानी जो आने वाले समय में अध्यापक बनने वाले होते हैं, उनके लिए ये होता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग। आगे चलते हैं। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करना। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं। पाठ्य वस्तु को एक ही सम प्रत्यय तक ही सीमित रखना। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को घटाकर 5 और 10 के बीच रखना। ठीक है, पाठ के कालांश और 5 और 10 मिनट के बीच सीमित करना। ठीक है, तो ये सारी इसमें होती है माइक्रो टीचिंग में। आगे है सूक्ष्म शिक्षण को अध्यापक प्रशिक्षण की विशेषता शिक्षण कला के अभ्यास क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन प्रयोग अथवा नवाचार के रूप में देखा जा सकता है। ठीक ना, इसमें नवाचार के रूप में इसको देखा जा सकता है, किसको, सूक्ष्म शिक्षण को। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि यह अध्यापकों को शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने हेतु अपनाई गई एक प्रशिक्षण तकनीकी होती है। अतः इसे किसी भी अवस्था में शिक्षण तकनीक नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक ना, यानी ऐसा नहीं है कि यह शिक्षण तकनीकी है, बस छात्र अध्यापक के लिए एक छोटा सा माइक्रो टीचिंग होती है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही एक अध्यापक को उनका शिक्षण कैसा रहा इस बात की जानकारी मिल जाती है, यानी तुरंत वो फीडबैक उसमें देते हैं। ठीक है, उस प्रकार की जानकारी पर्याप्त प्रतिपुष्टि प्रदान करने में काफ़ी सहायता होती है। शिक्षण कार्य अनेक अति विशिष्ट कौशलों का क्या होता है, समावेश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परंपरागत शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा इन कौशलों में प्रवीण होना क्या होता है, संभव नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि इसमें परंपरागत शिक्षण क्या हो, संभव हो, मतलब कौशलों में प्रवीण हो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण ही एक ऐसी तकनीकी है जो इन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। ठीक है, यानी सूक्ष्म शिक्षण यानी अबिट अबिट बोलते हैं ना, अबिट अबिट बिकम हैबिट। तो जब आप माइक्रो टीचिंग धीरे धीरे करते हैं तो आप फिर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है, तो आप बड़ी क्लासें ले सकते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग इसीलिए होती है, परंपरागत का अवसर देती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। इसमें क्या होता है कि टेलीविजन या वीडियो, ऑडियो भी बोलते हैं इसे, ऑडियो वीडियो रेडियो अधिक बेहतर होती है, हो सके तो इनके द्वारा अच्छे तरीके से, ठीक ना, समझाया जा सकता है। ठीक है, टेलीविजन के द्वारा या ऑडियो के द्वारा, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये एक तरह से क्या है, वीडियो प्रेजेंटेशन है ना, आपका वीडियो के द्वारा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो हेल्पफुल होता है। आप मेरी ऑडियो भी देख रहे हैं और आप मेरी वीडियो को भी देख रहे हैं। ये स्लाइड क्या है, एक वीडियो है। ठीक है, तो आप उसको देख रहे हैं। इसके लाभ कौन कौन से हैं, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी गाइस, चलते हैं कि वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों और विशेषज्ञों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और यह विधि वयस्क विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, और चित्रमय व्याख्यान और प्रदर्शन, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्लाइड से ही पढ़ा रहा हूँ, मॉडल, नमूने आदि के ये पूरक होते हैं। ठीक है, यह प्रदर्शन दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बहुत दूर बैठा यहाँ से क्या कर रहा हूँ, टीचिंग करा रहा हूँ, और कोई कोई यूपी में बैठा व्यक्ति, कोई हो सकता है महाराष्ट्र में बैठा हो, वो दूर दराज है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, यह विधि भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से क्या होती है, उपयोगी होती है, अर्थात 8 ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारी टेलीविजन की सीमाएं क्या होती है, इस विधि में द्वैमार्गीय संवेदन वाहक यानी 2 वे कम्युनिकेशन की संभावना बहुत कम होती है। जैसे मैं 1 वे कम्युनिकेशन मेरा हो रहा है, ठीक ना, मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं हो सकता है कि कुछ देर बाद बात करूं। ठीक ना, तो ये कुछ हद तक ये जो वीडियो से मैं लेक्चर ले रहा हूं इसमें हो सकता है, लेकिन टेलीविजन में नहीं होता। वो प्रसारण होता रहता है और उसमें क्या है, आप
कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वो टू वे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस विधि में जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसमें जो जटिल प्रसारण होते हैं उनको समायोजित करने में क्या होती है, कठिनाई हो जाती है। समीक्षा नीति क्या होता है, रिव्यू स्ट्रेटेजी। इसमें है कि व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण की विधि सबके पुनर्लोकन के समीक्षा नीति का नाम दिया गया है। यानी जो व्याख्यान विधि हो गया, चर्चा विधि हो गया, समूह शिक्षण विधि हो गई, के पुनर्लोकन से समीक्षा नीति जो होती है उनको नाम दिया गया है, ठीक ना। इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण का पता चलता है, क्या हो चुका है, ठीक ना, क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, ठीक है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या सुधार वांछित है, यानी कौन से सुधार होने चाहिए इत्यादि, ठीक है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। समीक्षा नीति जो होती है, समीक्षा मौखिक या लिखित रूप में होती है, ये लिखित या मौखिक रूप में होती है। आगे है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, क्या होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसमें होता है, इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं, कौन से, प्रश्न निर्माण, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देना, ठीक है, जो नए ज्ञान है उनको देना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं, ठीक ना। यह छात्रों के ज्ञान के मूल्यांकन करने में उपयोगी होते हैं, ठीक ना। और लघु समूह शिक्षण की विधि क्या होता है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। इसको जरा समझ लेते हैं। शिक्षण के अधिकतर तरीके छोटे समूह में सिखाने के लिए उपयोगी किए जाते हैं, यानी जितने भी, जैसे माइक्रो टीचिंग था, इसको सिखाने के लिए था। जैसे स्मॉल ग्रुप टीचिंग है, ये भी क्या है, सिखाने के लिए है। यह तरीके निम्न है, कौन कौन से हैं, जैसे समूह विचार विमर्श करना, ठीक ना, विचार विमर्श करना, सेमिनार करना, परियोजना का काम करना, ठीक ना, संरक्षक भूमिका निभाना, ठीक ना, इत्यादि। निम्न पैरा में विधियों संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। समूह पर चर्चा क्या था, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। समूह चर्चा छोटे समूह में सिखाने के लिए मूलभूत विधियां हैं, बेसिक मेथड में से एक है, ठीक ना। इस समूह के संचार और पारस्परिक विचार विमर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है समूह चर्चा। अब समूह चर्चा क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे पूर्णतया नियोजित, आंशिक रूप से नियोजित और अनियोजित, ठीक ना। और बज वार्तालाप समूह वार्तालाप की रूपांतरण है, ठीक ना। जो समूह वार्तालाप है वो बज को ही बोलते हैं, जिसमें छोटे समूहों के साथ लघु संक्षिप्त संरचित एवं उद्देश्यपूर्ण चर्चा सत्र होता है, जिसका निष्कर्ष पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस पर प्रश्न उत्तर सत्र होता है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी समूह चर्चा। आगे चलते हैं, इनके लाभ कौन 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 से जरा समझ लेते हैं कि लाभ इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है, समूह चर्चा में सबकी सहभागिता होती है। इसमें प्रशिक्षुओं की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वे अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, ठीक है। समूह चर्चा मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। समूह शिक्षण की सीमाएं कौन सी होती हैं, इस विधि द्वारा विशेष दक्षतापूर्ण शिक्षकों को ढूंढना कठिन कार्य हो जाता है, यानी जो विशेष जिनमें दक्षता होती है उनको ढूंढना क्या होता है, कठिन हो जाता है। इसमें शिक्षण के लिए अधिक शिक्षकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बिल्कुल समूह जो आप पढ़ रहे थे ना, 2-3 जो हम लोग टीचर की बात हो रही थी उसमें, है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है। यह विधि सभी विषयों के पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। इस विधि में समय निर्धारण और योजना बनाने के लिए क्या होती है, समय 4 आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी, चलिए। पहला संगोष्ठी यानी सेमिनार, सेमिनार का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ठीक है। यह समूह चर्चा का ही एक प्रकार होता है। सेमिनार, जो बड़े बड़े सेमिनार यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं या कॉलेजों में लगाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को सेमिनार बोलते हैं। इसमें एक या कई प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय में मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, ठीक है, और जिसे पूरे समूह में चर्चा विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरे समूह में उसमें विश्लेषण किया जाता है। सेमिनार के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति, ठीक है, पेपर तैयार करना, उसकी प्रस्तुति करना और तत्पश्चात उस पर क्या चर्चा करना, ये संगोष्ठी यानी सेमिनार के, ठीक ना, कार्य होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं। इस विधि में सहभागियों के प्रस्तुति कौशल का विकास होता है, ठीक है। यह विधि प्रशिक्षुओं के लिए किसी विशेष को तैयार करने और उसमें योगदान देने के अवसर प्रदान करती है, ठीक है। इस विधि में प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक समूह नेतृत्व की दिशा में अवसर प्रदान होता है, जिसमें वह अपने विश्लेषण कौशल और उपयोग अनुसंधान
निष्कर्ष पर पहुंचने या समस्या का समाधान करने में क्या कर सकते हैं। आगे हमारा इनकी सीमाएं कौन सी हैं। इस विधि में काफी समय लगता है और यह सहभागियों के लिए मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। इसमें प्रशिक्षुओं के समूह को प्राप्ति के उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं, यानी उच्च अवसर की होती है। पैनल चर्चा क्या होता है जरा समझते हैं। ये छह से आठ व्यक्तियों का समूह होता है। पैनल चर्चा जो होता है, जैसे पैनल मतलब एक पैनल बना दिया जाता है, उसमें क्या होते हैं 6 से 8 व्यक्ति उसमें होते हैं, उनमें चर्चा विमर्श होता है। इसमें शिक्षार्थी के साथ निर्देशित और अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जलवायु परिवर्तन, ठीक है, शिक्षा से हट के अनौपचारिक चीजें हो जाती हैं। क्लाइमेट हो गया, मुद्दे पर पैनल चर्चा होती है। इसके लिए शिक्षक पैनल उन सदस्यों का चयन करते हैं जो प्रभावी ढंग से सोच सकते हैं और विषय के विभिन्न पहलुओं पर बात कर सकते हैं। शिक्षक को स्वयं भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक ना। इसके लाभ कौन से हैं। पैनल चर्चा यदि अच्छी तरह से आयोजित की गई हो तो एकल वक्ता सिंगल स्पीकर फॉर्म मंच से शिक्षार्थी के लिए अधिक रुचिकर होती है। यह विधि सामान्यतः सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों के लिए उपयोगी की जाती है। इनकी सीमाएं कौन सी होती हैं। इस विधि में विशेषज्ञों को एकल मंच यानी सिंगल फॉर्म लाना कठिन हो जाता है, यानी एक मंच पर लाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। प्रायः यह देखने में आता है कि इस विधि का शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग भी नहीं लेते हैं, ठीक ना, इसमें सक्रिय रूप से भाग भी नहीं लेते शिक्षार्थी। अब आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इसमें क्या है, सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है इसको। यह एक रचनात्मक समूह जिसमें समूह सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचार क्या करता है, व्यक्त करता है। आगे इसमें छात्र के समय एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र मुक्त भाव से क्या करते हैं, इसमें विचार करते हैं तथा उस पर वार्तालाप एवं वाद विवाद भी होता है। शिक्षक सत्र बातों को श्यामपट्ट पर लिखता है, ठीक ना, इसमें श्यामपट्ट पर लिखता है। यह मन मानचित्र यानी माइंड मैपिंग के रूप में भी हो सकता है ताकि सभी विचार को एक संबंध स्थापित हो सके, ठीक है। क्रमशः चर्चा एक ऐसी बिंदु पर आ जाती है कि समस्या का हल निकल सके, ठीक ना, यानी ऐसी चर्चा होती है कि उसकी समस्या का क्या हो, हल निकल सके। ऐसा अभ्यास छात्रों में चिंतन को विकसित करती है। इनमें विश्लेषण, संश्लेषण और निरूपण का कौशल पैदा करती है। विचार मंथन मुख्य पहचान कौन कौन सी होती है जरा समझिए। कभी कभी विचारों की मात्रा उनकी गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है और इनका प्रयोजन मोटिव छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। अब बात आती है इसके लाभ कौन कौन से होते हैं। यह विधि रचनात्मक को प्रोत्साहित करती है। यह शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और मानसिक विकास पारंपरिक विचार विमर्श से क्या ही हो सकते हैं। यह विधि काफ़ी खर्चीली होती है। क्या होती है, बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि इसे तैयार करने की विषय उपकरण की आवश्यकता होती है। और इनकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं। इस विधि में विषय के अध्ययन को व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता। यह विधि उन प्रशिक्षुओं के लिए संभव नहीं है जो भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं, जो इच्छा नहीं करते, अनिच्छुक हैं, उनके लिए नहीं है। आगे है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे, ठीक ना, इस विधि के मुख्य प्रस्थापक थे, ठीक ना, परियोजना विधि के, और जिसमें पूर्ण सहभागिता के साथ साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस विधि में छात्र के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और उसका हल निकालने एक निश्चित अवधि तक के लिए प्रयासरत रहते हैं और शिक्षक उसका क्या करता है, मार्गदर्शक भी करता है, यानी मार्ग भी बताता है। इसकी एक निश्चित प्रारूप फॉर्मेट भी, रिपोर्ट भी बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके लाभ कौन कौन से। परियोजना विधि के माध्यम से छात्र में गहन सोच प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि के माध्यम से छात्र समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इनकी सीमाएं क्या होती हैं। इस विधि में निरंतर जांच की आवश्यकता होती है, ठीक ना, क्या होती है, जांच की आवश्यकता होती है। इस विधि में कार्य करने के लिए आंतरिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो आंतरिक संसाधन होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। और आगे चलते हैं कि ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है। अनुशिक्षण ट्यूटोरियल, इसमें क्या होता है, इसके द्वारा छोटे समूह में उद्देश्य के मार्गदर्शन, छोटे समूह में शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनका मार्गदर्शन करना होता है। संख्यात्मक और व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाना होता है, आदि कौशल विकसित किए जाते हैं। यह विधि मानवीय तौर पर विभिन्नताओं को पाटने का काम करती है। ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है, काम करती है। इस विधि द्वारा छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार मार्गदर्शन करता है। प्रशिक्षण विधि विभिन्न रूपों में होती है, ठीक ना।
बता रहे हैं कौन कौन सी होती है, जरा देखिए। निरीक्षण युक्त अनुशिक्षण, जिसको बोलते हैं शिक्षार्थी शिक्षक के लिए साथ व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करता है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। सामूहिक अनुशिक्षण, ग्रुप ट्यूटोरियल में साधारण स्तर के शिक्षक को विशिष्ट शिक्षण दिया जाता है। प्रयोगात्मक अनुशिक्षण, इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः शारीरिक और कौशल प्रयोगात्मक और कार्य आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनके लाभ क्या हैं? इनके लाभ हैं, इनमें ध्यान केंद्रित करने में उपयोगी होती है ये, ठीक है। इस विधि द्वारा छात्रों अधिक विचारों को उत्पन्न करते हैं। इनमें क्या करते हैं, छात्र अधिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें क्या बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है। अनुशिक्षण विधि की सीमाएं क्या होती हैं? इनकी सीमाएं होती हैं कि प्रशिक्षु की परस्पर क्षमताओं में काफ़ी भिन्नता हो जाती है, तो इस विधि में शिक्षण उपयुक्त गति का पता लगाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इस विधि में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। अब आती है केस स्टडी। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में छात्रों की सहभागिता को उच्च स्तर पर सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। और आगे, यह विधि उन छात्रों के लिए भी सहायक है जो सीखने के लिए अभी तक केवल पारंपरिक शिक्षण विधियों पर क्या थे, निर्भर थे। यह उनके सीखने के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। यह अध्ययन आमतौर पर व्यक्तियों द्वारा एक संकलन के रूप में वास्तविक स्थिति वर्णन करता है। वर्णन करना और निर्णय लेना और चुनौती का सामना करना इत्यादि इसमें आते हैं। इस विधि का उपयोग मुख्यतः मनोविज्ञान, प्रबंधन, जीव विज्ञान, विविध अध्ययन यानी समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में किया जा सकता है, ठीक है। इनके लाभ कौन कौन से हैं? यह विधि भाग लेने वालों को विशेष विश्लेषण, गंभीर जांच, मूल्यांकन और तर्क वितर्क को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। आगे यह विधि निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने की क्षमता बढ़ाती है। यह छात्रों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है, ठीक ना। इनकी सीमाएं क्या होती हैं? इस विधि को उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक बहुत कम। यह अध्ययन सभी विषयों और स्थितियों के लिए उपयोग नहीं होती, यानी सबके लिए नहीं होती। पात्र अभिनय या अनुकरणीय या भूमिका निर्वाह शिक्षक छात्रों को ज्ञानवर्धन, मानवीय संबंधों, कौशल और उनकी पारंपरिक व्यक्तिगत समस्याओं हल करने में महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका निभाती है। पात्र अभिनय विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है, संबंधित साहित्य और ऐतिहासिक, वर्तमान या काल्पनिक घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है। यानी ऐतिहासिक जो चीजें होती हैं, जो पुरानी घटनाएं होती हैं, साहित्य होते हैं, उनको नाटकीय रूप में क्या रूपांतरण कर दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी अलग अलग पात्रों को भूमिका अदा करते हैं। इसमें उनके प्रत्यक्ष अनुभव और उनके मानवीय कौशल भी बेहतर बनते हैं। और इसके लाभ क्या हैं? यह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों की एक झलक होती है, यानी जो वास्तविक जीवन होता है उनकी झलक इसमें दिखाई जाती है। यह विधि समूह के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता पर बल देता है, यानी जितने भी समूह में सदस्य होते हैं उनको सहभागिता पर क्या करता है, बल देता है, ठीक है। इस विधि में तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल जाता है, यानी तुरंत नाटकीय रूपांतरण होता है और तुरंत क्या होता है, उसका फीडबैक भी मिल जाता है। यह विधि निर्णय, समस्या समाधान संबंधित, वार्ता, कार्यक्षमता संबंधित कौशल को विकसित करती है, ठीक है। इस विधि सहभागियों के दृष्टिकोण को बदलने में प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या है? इसके अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, प्रायः वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भूमिका निभाने से अधिक जटिल होती है, ठीक ना। जो परिस्थितियां होती हैं उन वास्तविक जीवन की, उनमें निभाने में क्या जटिलता होती है। इस विधि में पर्याप्त मात्रा में संसाधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर संसाधन नहीं है तो यह विधि विफल हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का टॉपिक होने वाला है व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चूँकि थोड़ी सी है ना, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, मैं सही ढंग से, ठीक है, चीज़ों को नहीं समझा पा रहा, या हो सकता है कि थोड़ी नींद तय पा रही है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करने वाले हैं। अरे अब ऐसा मत सोच लेना कि मतलब मैंने समझाया नहीं है, मैंने समझाया है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे मुझे अब फील हो रहा है कि मैं मतलब नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास हम लोग सिक्स क्लास हो चुकी है, 7 क्लास हम लोग जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को, लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। और ये पेपर फर्स्ट बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसको टारगेट रहेगा जून 25,
ठीक ना, हम लोग कवर करने की पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक ना, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो सकता है, ईश्वर की मर्जी, अगर कुछ हो गया तो इट विल बी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन बट करवा देंगे पूरा। जून तक हम इसको पूरी यूनिट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग और जय हिंद दोबारा से आप लोगों को। तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी को, और ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी चीज़ों को ज़रूर कमेंट करें। ठीक ना, क्या नहीं समझ में आया या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे समझ में आया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगली क्लास के लिए वेट करते हैं और जल्दी बहुत जल्दी उसको कवर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।